नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय एम के सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंथेसिस की हम पहले एक वीडियो दे चुके हैं। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, कि आपको बता दें कि सिंथेसिस जो है ये सेकंड वीडियो है सिंथेसिस की, और हमारे चैनल पर सिंथेसिस की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ये जो सिंथेसिस है वो यूपी बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, और इसके अलावा ऑल अदर एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम्स में सिंथेसिस पूछा जाता है उन सब के लिए सफिशिएंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों, आज हम जो पिछली वीडियो में जितना कराया था आज हम उससे आगे का करेंगे। पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में हमने सिंथेसिस के अंदर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा था, और क्लॉजेस कितने प्रकार की होती हैं ये पढ़ा था। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हम क्लॉजेस की बात करें तो क्लॉजेस कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर हम क्लॉजेस में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्लॉज, वो कौन सी है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम सिंथेसिस में ज़्यादातर केसों में देखते हैं और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही पढ़ेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नाउन क्लॉज, पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज को हिंदी में कहते हैं संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज को हिंदी में कहते हैं विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब क्लॉज को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए दोस्तों, नाउन क्लॉज के बारे में जरा जान लेते हैं। तो नाउन क्लॉज वाक्य में किसी दूसरी क्लॉज यानी प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट के किसी शब्द से संबंध स्थापित करते हुए नाउन का कार्य करती है, और नाउन की तरह वाक्य में निम्नलिखित रूप से प्रयोग करती है। ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि किसी सेंटेंस के अंदर जो काम हमारा नाउन करता है वही काम एक नाउन क्लॉज करेगी। अब किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या क्या बन के आ सकता है? नाउन 5 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन के आएगा सेंटेंस के अंदर, या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आएगा किसी सेंटेंस के अंदर, या फिर नाउन किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आता है सेंटेंस के अंदर, या फिर केस इन अपोजिशन में आता है, ठीक है ना, या फिर किस में आता है? नाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन के आता है। तो जितने तरीके से एक नाउन फंक्शन कर सकता है सेंटेंस के अंदर, उसी तरह एक नाउन क्लॉज भी फंक्शन करेगी एक सेंटेंस के अंदर। तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो ये जो नाउन क्लॉज है वो 5 तरह से फंक्शन करेगा, जैसा कि नाउन करता है। कैसे कैसे फंक्शन करेगी ये नाउन क्लॉज? एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन के। दूसरे तरीके से फंक्शन कर सकती है, या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगी, एज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। आफ्टर अ प्रोपोजिशन, किसी प्रोपोजिशन के बाद आएगी तो वो प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आएगी। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन का केस इन अपोजिशन में आएगी। ये केस इन अपोजिशन क्या होता है? केस इन अपोजिशन को हम टेंस और सेंटेंस के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इतना ही समझ लीजिए कि केस इन अपोजिशन का मतलब होता है जब किसी नाउन और प्रोनाउन की कोई विशेषता या कोई विशेष बात बतानी होती है और कुछ फ्रेज का, कुछ वर्डों के समूह का इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए, तो उसको केस इन अपोजिशन में कहा जाता है। इसके अलावा एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी कि नाउन क्लॉज और कैसे इस्तेमाल की जा सकती है? एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनके। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी आगे की क्लासेस में पता चलेगी अच्छे से। और वैसे जानने के लिए बता दें कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है ये कुछ चुनिंदा वर्ब हैं, जैसे कि बी वर्ब होती हैं हमारे पास में, बिकम वर्ब होती हैं, सीम होती है। तो इन वर्ब के बाद में जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है, ठीक है। तो अगर कोई सीम के बाद में, यानी कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में अगर कोई नाउन क्लॉज आती है तो वो क्या किस तरह से आएगी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन के आएगी। क्लियर है? आइए दोस्तों, अब देखते हैं इनका यूज किस तरीके से है।
तो देख लेते हैं एज सब्जेक्ट टू अबव, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन के एक नाउन क्लॉज कैसे आती है, जरा एक झलक देख लेते हैं। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस की पहचान मैंने बताई थी क्या होती है, एक फुल स्टॉप मतलब एक सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, दैट ही विल कम इज सर्टेन। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है ये एक क्लॉज है, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है और ये यहाँ से यहाँ तक एक है, ठीक है। तो ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट बन के आई है किसका, वर्ब का। वर्ब यहाँ पर है इज का सब्जेक्ट क्या है, ये पूरी की पूरी ही क्लॉज ही क्या है, सब्जेक्ट है। कि क्या है कि ही विल कम, वह आएगा निश्चित है। ही विल कम, दैट ही विल कम इज सर्टेन, वह आएगा निश्चित है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वॉट ही सेज इज नॉट ट्रू, जो वह कहता है वह सत्य नहीं है, जो वह कहता है वह सत्य नहीं है। तो जो वह कहता है ये वॉट से लेकर सेज तक ये जो क्लॉज है ये क्या है, एक सब्जेक्ट बन के आ रही है किसका, इज का, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट बन के आ रही है, इस वाली वर्ब का क्या बन के आ रही है, सब्जेक्ट बन के आ रही है, ठीक है। वाई ही वेंट देयर इज नॉट नोन, वह वहां क्यों गया ये क्लियर नहीं है, यानी कि ये जानकारी में नहीं है, ये नहीं पता, वह वहां क्यों गया यह पता नहीं है, यह पता नहीं है, क्लियर है। तो देख लेते हैं इसमें कि वाई से लेकर देयर तक ये जो क्लॉज है ये इज का क्या बन के आ रही है, सब्जेक्ट बन के आ रही है यहाँ पर, कि वह वहां क्यों गया यह पता नहीं है, यह ज्ञात नहीं है, ठीक है। अब वैसे ही ये देख लेते हैं, दैट द बॉय विल सक्सीड इज क्लियर, लड़का सफल हो जाएगा स्पष्ट है, लड़का सफल हो जाएगा स्पष्ट है। अब ये मत कहना कि दैट की आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, दैट की हिंदी इसमें अवॉइड कर देंगे, ठीक है ना। द बॉय विल सक्सीड इज क्लियर, लड़का सफल हो जाएगा क्लियर है, ठीक है ना, स्पष्ट है। तो यहाँ पर दैट के बाद में ये जो क्लॉज बन के आ रही है वो इसका सब्जेक्ट बन के आ रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दैट ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, कैन नॉट बी डाउटेड, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दैट ही इज ऑनेस्ट ये एक क्लॉज है जो कि कैन नॉट का क्या बन के आ रही है, सब्जेक्ट बन के आ रही है, क्लियर है। आइए अब देखते हैं कि कोई क्लॉज कैसे किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आती है। तो देखते हैं क्या है, एज ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के कैसे क्लॉज आती है। अब वर्ब के बाद जो भी नाउन आता है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर कोई क्लॉज नाउन का काम करेगी तो वो भी क्या कहलाएगी, नाउन क्लॉज कहलाएगी। तो देख लेते हैं कैसे फंक्शन करती है। ये एक सेंटेंस है जिसके क्या है कि ही सेज, वह कहता है, दैट की द अर्थ इज राउंड, कि जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है। तो ही सेज, उसने कहा, वह कहता है, तो ही सेज कहना से एक वर्ब है, वर्ब के बाद अब जो भी आएगा नाउन या प्रोनाउन या फिर कोई क्लॉज आएगी वो क्या बन के आएगी, ऑब्जेक्ट बन के आएगी। तो दैट के बाद जितना भी ये जो क्लॉज है वो से के बाद आ रही है और से का क्या बन के आ रही है, ऑब्जेक्ट बन के आ रही है, क्लियर है, ठीक है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट कि ही वुड कम। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ही के बाद में दो ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, एक तो मी दे दिया है और दूसरा ये क्लॉज दे दी है, ये क्लॉज दे दी है। अगर हम कोई वर्ब ऐसी होती है जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट ले लेती है, तो ऐसी वर्ब भी होती हैं, ठीक है। तो टोल्ड यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब है, एक इसने मी ऑब्जेक्ट लिया है और दूसरा ये पूरी की पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट लिया है। तो यानी कि ये क्लॉज किसकी ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब टोल्ड की, क्लियर है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आई नो, मुझे मालूम है या मुझे पता है, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। तो ये जो नो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या बन के आ रही है, ये पूरी की पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट बन के आ रही है, ठीक है ना। कि मुझे मालूम है, क्या मालूम है, कि दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है, मुझे ये मालूम है, इसका ऑब्जेक्ट बन के आ रही है। अब चौथा वाला देख लेते हैं, आई विल डू वॉट एवर आई कैन,
मैं करूंगा जो मैं कर सकता हूं, जो कुछ मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा जो कुछ मैं कर सकता हूं। तो आई विल डू, तो डू का जो ऑब्जेक्ट है यानी विल डू का जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, वॉट एवर आई कैन। वॉट एवर आई कैन क्या है, यहां पर एक क्लॉज है जो कि किसका ऑब्जेक्ट बन के आ रही है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आ रही है। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आफ्टर ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन, किसी प्रोपोजिशन के बाद में अगर कोई क्लॉज आती है तो वो प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आएगी। जैसे कि यहां पे दे रखा है कि लिसन टू व्हाट आई से, सुनो जो मैं कहता हूं, सुनो जो मैं कहता हूं। तो लिसन टू एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद में कोई क्लॉज आई है, तो प्रपोजिशन के बाद में कोई क्लॉज आई है तो वो क्या बन के आई होगी, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आई होगी। क्लियर है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, इन वॉट यू से, जो तुम कहते हो। मैं विश्वास नहीं करता जो तुम कहते हो, जो तुम कहते हो उसमें विश्वास नहीं करता, जो तुम कहते हो उसमें मैं विश्वास नहीं करता। तो यहां पर इन एक प्रपोजिशन है और व्हाट यू से ये क्या है, यहां पर एक क्लॉज है। व्हाट यू से क्या है, क्लॉज, जो कि किसके बाद आ रही है, प्रपोजिशन इन के बाद आ रही है। प्रपोजिशन इन के बाद आ रही है यानी कि प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, आइए एक झलक और देख लेते हैं। अब देखते हैं केस इन अपोजिशन में इसका यूज कैसे किया जाता है। केस इन अपोजिशन में नाउन क्लॉज का यूज कैसे किया जाता है। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन का केस इन अपोजिशन में कैसे आता है। तो एग्जांपल हमारे पास एक है, देख लीजिए जरा। द र्यूमर यानी कि अफवाह, दैट ही हैज डाइड कि वह मर चुका है, इज अनट्रू वह कैसी है, असत्य है। तो दैट ये क्लॉज है दैट के बाद में, दैट ही हैज डाइड कि वह मर चुका है, ये किसको बता रही है, किसके बारे में बता रही है, र्यूमर के बारे में बता रही है कि वह ये क्या है, वह मर चुका है। ये क्या है, एक अफवाह है, अफवाह है, अफवाह को मॉडिफाई कर रहा है। तो यानी कि ये केस इन अपोजिशन में आया हुआ है ना। तो इसी को कहते हैं केस इन अपोजिशन, जो सेंटेंस के बीच में आके किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता जाए, उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे जाए, उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे जाए, बस वही केस इन अपोजिशन में आता है। क्लियर है। तो द र्यूमर दैट ही हैज डाइड इन अनट्रू इज अनट्रू, तो जो अफवाह है यानी कि अफवाह है कि वह मर चुका है, कैसी है, असत्य है। क्लियर है, ठीक है। एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, अब किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन के कैसे आती है जरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला देख लो। माई बिलीफ मेरा विश्वास है, माई बिलीफ इज मेरा विश्वास है, दैट ही विल पास कि वह पास हो जाएगा। तो इज कैसी वर्ब है, बी वर्ब। मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट किन वर्ब के बाद आता है, या तो बी वर्ब हो, हमारी बी वर्ब हो जितनी भी, या फिर सीम हो, सीम, या फिर हमारी बिकम हो। तो बी वर्ब कौन सी होती है, एज एम आर वॉज वर्ब, जितनी भी होती हैं एज एम आर वॉज वर्ब वो सारी बी वर्ब होती हैं। तो बी वर्ब के बाद में हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। तो एज के बाद में अगर कोई क्लॉज आ रही है तो वो कॉम्प्लीमेंट बन के आ रही होगी। एज के बाद अगर कोई क्लॉज आ रही है तो कॉम्प्लीमेंट बन के आ रही होगी। सीम्स के बाद में अगर कोई क्लॉज आ रही है तो वो कॉम्प्लीमेंट बन के आ रही होगी। एज के बाद अगर कोई आ रही है तो वो क्या बन के आ रही होगी, कॉम्प्लीमेंट बन के आ रही होगी। जरा देख लेते हैं सेंटेंस को। माई बिलीफ इज मेरा विश्वास है, दैट की ही विल पास कि वह पास हो जाएगा। इट सीम्स, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, दैट की रामा विल फेल कि रामा फेल हो जाएगा। तो सीम्स का यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या बन के आ रही है, कॉम्प्लीमेंट बन के आ रही है। कॉम्प्लीमेंट क्यों कहेंगे इसे, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है सीम एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होती तो फिर हम इसको कॉम्प्लीमेंट ना पढ़ के हम इसको ऑब्जेक्ट पढ़ते। क्लियर है। अब देख लेते हैं जरा। द फैक्ट इज दैट ही इज अ थीफ, तथ्य यह है कि वह क्या है, एक चोर है। तथ्य यह है कि वह एक चोर है। तो यहां पर एज के बाद में ये जो क्लॉज आया है वो क्या, एज का कॉम्प्लीमेंट बन के आया है। क्लियर है, ठीक है। माई स्टेटमेंट मेरा कथन है, माई स्टेटमेंट इज मेरा कथन है, दैट की ही इज राइट कि वह सही है, कि वह सही है।
कि वह सही है, यानी कि दैट ही इज राइट, यानी कि ये जो क्लॉज है वो किसकी कॉम्प्लीमेंट बन के आ रही है, एज की कॉम्प्लीमेंट बन के आ रही है। क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो एक्सरसाइज दी गई है इस एक्सरसाइज को आपको करना है, और कैसे करना है जरा देख लीजिए। पिक आउट द नाउन क्लॉजेस एंड टेल द फंक्शन ऑफ ईच क्लॉजेस, यानी कि इन सेंटेंसों में हमको नाउन क्लॉज को छांटना है और ये बताना है कि सेंटेंस के अंदर नाउन क्लॉज क्या काम कर रही है। क्या काम का मतलब कितनी तरह से फंक्शन कर सकती है एक नाउन क्लॉज, 5 तरह से। कैसे कैसे, या तो किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन के आएगी, या किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आएगी, या किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आएगी, या किसी सेंटेंस में केस इन अपोजिशन में आएगी, या फिर किसी सेंटेंस में वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन के आएगी। क्लियर है। तो ये आपको छांटने हैं। मैं एक करके बता देता हूं कैसे है। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, दैट कि ही वॉज गिल्टी, कि वह क्या है, गिल्टी है। तो यहां पर सैड, सैड यानी कि से के बाद से एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके बाद में ये पूरी की पूरी क्लॉज आई हुई है दैट से जुड़कर। ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या हो जाएगी, इस सैड की ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। नाउन क्लॉज में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। ऐसे करके सारे सॉल्व करने हैं। आइए दोस्तों, अब हम एडजेक्टिव क्लॉज की ओर बढ़ते हैं। नाउन क्लॉज हमने कर ली है, अब एडजेक्टिव क्लॉज को देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। अगर हमने एडजेक्टिव के बारे में नॉलेज है, अगर हमें एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा भी पता है, तो आप एडजेक्टिव क्लॉज को आसानी से पहचान लेंगे और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, कैसे फंक्शन करती है किसी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, देखते हैं कैसे पहचानेंगे इसे। तो एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है। जैसा कि एडजेक्टिव का कार्य होता है, किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव क्या क्या कार्य कर सकता है, या तो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, या तो नाउन की बताएगा या प्रोनाउन की बताएगा। बस यही दो काम होते हैं इसके पास। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी क्या करेगी, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी। तो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है, एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। आ गया ना। किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता अगर कोई क्लॉज बताएगी, कोई क्लॉज बताएगी, तो वो एक एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। प्राय रिलेटिव प्रोनाउन, यह प्राय किससे, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है, यानी कि हु, हुज, विच, हु, दैट, एज तथा रिलेटिव एडवर्ब जितनी भी है हमारी वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई से आरंभ होती है। यानी कि जितनी भी हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हैं वो इन वर्डों से स्टार्ट होगी। क्लियर है। ये हिंट के तौर पे समझ लो। ऐसी दशा में इसका प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव यानी कि सीमित होता है, अर्थात इसमें विशेषता करने की क्षमता होती है, और इसका अर्थ जो, जिसको, जिससे, जिसने, जहां, जबकि आदि होता है। यानी कि हु, विच, दैट, एज, और जितने भी हमारी हुज है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हाई है, अगर इनसे कोई सेंटेंस यानी कोई क्लॉज स्टार्ट हो रही है और वो उस सेंटेंस के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रही है, मॉडिफाई कर रही है, तो हु, विच, दैट, हुज, हुम, इनका अर्थ क्या निकलता है, जो, जिसको, जिससे, जिसने, जहां, जबकि, ऐसे सेंस में निकलता है और विशेषता बताती है। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आई नो द मैन, मैं व्यक्ति को जानता हूं, हु हैज स्टोलन माई बुक, मैं व्यक्ति को जानता हूं जिसने मेरी किताब चुराई थी। सॉरी चुरा चुका था, हैज है ना, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, सॉरी। आई नो द मैन, मैं व्यक्ति को जानता हूं, हु हैज स्टोलन माई बुक, मैं व्यक्ति को जानता हूं जिसने जो मेरी किताब को चुरा चुका है, जो मेरी किताब को चुरा चुका। तो यहाँ पर हु का अर्थ हिंदी में क्या निकलेगा, जो से निकलेगा। किससे निकलेगा, जो से निकलेगा। क्लियर है। तो यानी कि ये क्लॉज किससे स्टार्ट हो रही है, हु से हो रही है, और विशेषता किसकी बता रही है, इस मैन की बता रही है। किसकी बता रही है, मैन की। अच्छा, एक चीज नोट हमेशा करना कि एडजेक्टिव क्लॉज जितनी भी होंगी वो किसी नाउन और प्रोनाउन से जुड़कर आ रही होंगी, जिसको मॉडिफाई करती हैं ये उसी से चिपक कर आती हैं, उसी से जुड़कर आती हैं। जैसे कि ये हु हैज स्टोलन माई बुक, ये जो पूरी क्लॉज है जो कि किसकी विशेषता बता रही है, किसको मॉडिफाई कर रही है, मैन को बता रही है, क्योंकि मैन ही तो इसमें
चोर माना गया है। तो जब इसकी विशेषता बता रही है तो जुड़कर भी इसी से आई है, ऐसा नहीं है कि ये जुड़कर यहाँ से आ गई हो, यहाँ से कहीं और से आ गई हो, ऐसा नहीं है। क्लियर है। जैसे अगला देख लेते हैं, वी नो द प्लेस, हम जगह जानते हैं, वेयर द काउ वॉज फाउंड, जहाँ गाय पाई गई थी, जहां गाय पाई गई थी। अब वेयर का वैसे हम अर्थ देखें इंटरोगेटिव में तो कहां से निकलता है, लेकिन जब हम रिलेटिव में इसका यूज करते हैं, जब हम रिलेटिव में इसका यूज करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं, तब इसका कहां ना हो करके जहां से अर्थ निकलता है। क्लियर है। वी नो द प्लेस, हम जगह जानते हैं जहां, वेयर मतलब जहां, द काउ वॉज फाइंड, यानी कि द काउ वॉज फाउंड, जहां गाय पाई गई थी। तो ये जो हमारा क्लॉज है, ये वाला जो क्लॉज है, ये जहां गाय पाई गई थी, तो ये किसको बता रहा है, एक जगह को बता रहा है, जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है। प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्लेस एक नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाली क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज इसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी और इसी वर्ड को मॉडिफाई कर रही है, इसीलिए इससे चिपक के आई है। क्लियर है। तीसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं, द मैन, व्यक्ति, हुज हार्ट इज प्योर, जिसका हृदय कैसा है, पवित्र है, विल नॉट इंजर अदर्स, वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते या दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकते। क्लियर है। तो हुज हार्ट इज प्योर, जिसका हृदय पवित्र है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, इस मैन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ये पूरी की पूरी ये जो क्लॉज है वो किसको बता रही है, मैन को बता रही है, इसीलिए मैन को मॉडिफाई कर रही है, इसीलिए मैन से ये किस जुड़कर आई है, चिपक कर आई है। क्लियर है। चौथा देख लेते हैं, वी लाइक हिम, हम उसे पसंद करते हैं, हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन परिश्रम करता है, जो कठिन परिश्रम करता है हम उसे पसंद करते हैं। तो ये जो क्लॉज है, हु के बाद वाली जो क्लॉज है, वैसे हु का हिंदी में अर्थ हम इंटरोगेटिव में देखें तो कौन से निकलता है, लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करके इसको सेंटेंस में जोड़ते हैं तब इसका अर्थ कौन ना हो करके क्या हो जाएगा, जो करके हो जाएगा। पहले वाले सेंटेंस में भी जो करके निकला था, इधर भी जो करके है। तो वी लाइक हिम, हम उसे पसंद करते हैं, हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन परिश्रम करता है। तो पसंद भी किसको करते हैं, उसको जो कठिन परिश्रम करता है। तो यानी कि ये जो क्लॉज है वो किसको मॉडिफाई कर रही है, हिम को, इसीलिए ये किससे जुड़कर आई है, हिम से जुड़कर आई है। क्लियर है। दिस इज द सेम बुक, यह वही पुस्तक है, एज आई वॉन्टेड, जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं चाहता था। दिस इज द सेम बुक एज आई वॉन्टेड, तो एज आई वॉन्टेड ये जो क्लॉज है ये किसको बता रही है, जैसा मैं चाहता था। क्या चाहता था, बुक चाहता था, तो बुक को मॉडिफाई कर रही है, तो बुक को मॉडिफाई कर रही है, इसीलिए ये बुक के साथ चिपक कर आई है। क्लियर है। दिस इज द सेम बुक एज आई वॉन्टेड, यह वही पुस्तक है जैसी मैं चाहता था। तो एज का अर्थ कैसे निकला है, जैसे से। नोट करके कुछ दे रखा है, वाक्य का हिंदी में अनुवाद करने पर जो क्लोज, जिसको, जहां, जो से आरंभ हो वह एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। क्लियर है। अगर यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।